All right, students, welcome you back again to the next and the third part of the video. थर्ड पार्ट ऑफ द चैप्टर, सॉरी, फेडरलिज्म का जो थर्ड पार्ट है, ये थर्ड वीडियो है आपकी, जिसमें हम करने जा रहे हैं हाउ फेडरलिज्म इज प्रैक्टिस्ड। अब हमने फेडरलिज्म के फीचर्स देखे फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमने देखा कि क्या वही फीचर इंडिया में भी एग्जिस्ट करते हैं, क्या हम इंडिया को भी फेडरलिज्म बोल सकते हैं। एंड देन अब हमने ये देखना है कि हम फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे करते हैं। क्लियर? कुछ एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इसमें, जैसे लिंग्विस्टिक स्टेट्स है, लैंग्वेज पॉलिसी है, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है। पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी एंड देन वी विल रीड इट फ्रॉम हियर। अगर कुछ इंपॉर्टेंट रह गया होगा तो उसको हम रिकैपिटुलेट करेंगे। क्लियर? तो लिंग्विस्टिक स्टेट्स का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक का मतलब क्या होता है? लिंग्विस्टिक मीन्स लैंग्वेज के बेसिस पे। क्लियर? अभी आप देखिएगा कि जब हमारी कंट्री का पार्टीशन हुआ था ना, तो वी वर लार्जली शॉक्ड विद द ट्रॉमा ऑफ द पार्टीशन, क्योंकि वो पार्टीशन जो था दैट वाज बेस्ड ऑन द रिलीजन। सम पीपल हु वर बिलोंगिंग टू मुस्लिम रिलीजन, दे किसी को कहीं जाने को कहा नहीं गया था, ये ओपन हैंड दिया था कि जो कोई कहीं भी रहना चाहता है, आप मुसलमान हो, हिंदू हो, जो यहाँ रहना चाहता है वो यहाँ रहे, जो पाकिस्तान जाना चाहता है वो पाकिस्तान जाए। तो क्योंकि पाकिस्तान रीजन जो है वो मुस्लिम डोमिनेटेड स्टेट था और जो इंडिया का पार्ट था वो मेनली हिंदू डोमिनेटिंग रीजन्स थे, तो हिंदूज जो है यहाँ रुक गए और पाकिस्तान जो है मुसलमान लोग वहाँ चले गए। राइट? जो आपका जिन्ना, जो आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, जो उन्होंने प्रोविजन उस वक्त बनाए थे, बिकॉज ही वांटेड टू बी प्राइम मिनिस्टर ऑफ दैट एरिया। क्लियर? तो जो पार्टीशन का जो ट्रॉमा था ना 1947 के बाद, आप देखिए बहुत सारे एफर्ट्स नेशनल प्लानिंग में हमारी गवर्नमेंट ने ऐसे किए। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज को भी उस वक्त का एक सबसे डेयरिंग, एक सबसे जो है बोल्ड स्टेप माना जाता है जो इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त लिया। क्योंकि आप देखिए पीपल वर लार्जली ट्रॉमेटाइज्ड बिकॉज ऑफ द पार्टीशन, और दूसरा मासेस जो हैं, लार्ज नंबर ऑफ पीपल हमारी कंट्री के उस वक्त इलिटरेट थे, और इलिटरेट्स के हाथ में गवर्नमेंट का चुनाव दे देना कि आप डिसाइड करोगे कौन गवर्नमेंट बनेगी। तो यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज जो दिया गया था उस वक्त पे, वो बहुत बोल्ड स्टेप माना जाता है गवर्नमेंट का। लेकिन कहीं ना कहीं फेवर हुआ, हमारी गवर्नमेंट्स के फेवर में ही लोगों ने जो है बहुत वाइजली इस राइट का वो मतलब राइट को यूज किया। क्लियर? उसी तरीके से आप देखिएगा, क्योंकि हमारी जो गवर्नमेंट थी वो कहीं ना कहीं डरी हुई थी जो पार्टीशन हुआ था उसके बाद से, क्योंकि वो रिलीजन के बेसिस पे था। तो अब इस तरीके के कोई भी और बेसिस के साथ हमारी गवर्नमेंट एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहती थी। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को ऑर्गेनाइज करना या स्टेट्स का बनना कि ये मराठी बोलने वाले लोग अलग कर दो और तमिल बोलने वाले लोगों को अलग कर दो, पहाड़ी भाषा बोलने वालों को अलग कर दो, राजस्थानी बोलने वालों को अलग कर दो। क्योंकि कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट है वो चाहती थी कि इंडिया एक यूनाइटेड कंट्री के फॉर्म में उभर कर आए, ना कि अंदरूनी तौर पे इस तरीके से बट जाए कि हम मराठी हैं, हम मराठी बोलते हैं, हम महाराष्ट्र के लोग हैं, हम गुजराती बोलते हैं, हम गुजरात के लोग हैं। तो बहुत देर तक जो है इस प्रोविजन को के रीऑर्गेनाइजेशन इसे कहा जाता है, स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जाए लिंग्विस्टिक बेसिस पे, बहुत लंबे समय तक जो है गवर्नमेंट इसको टालती रही। लेकिन बाद में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को ये रियलाइज होने लगा कि अगर आप एक जैसी लैंग्वेज बोलने वाले लोगों को एक जगह पे रखोगे और दूसरी जगह पे दूसरे लोगों को रखोगे जो दूसरी लैंग्वेज बोलते हैं, तो वो इंटरनली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड क्रिएट करेंगे। जब उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं रहेंगे तो वो कंट्री को डेवलपमेंट के पाथ पर ही लेकर जाएंगे, क्योंकि जब तक आप इंटरनली कॉन्फ्लिक्ट में हो तो आप एक्सटर्नली कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते पॉजिटिवली। इज इट क्लियर? तो अगर गुजराती लोगों के साथ राइट्स हो रहे हैं मराठीज के कि भाई हम आपसे सुपीरियर है, हम आपसे सुपीरियर है, तो वो कहीं ना कहीं अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स में ही फंसे रह जाएंगे और कंट्री की डेवलपमेंट का हिस्सा में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो गवर्नमेंट को जब ये धीरे धीरे समझ में आने लगा तो उन्होंने स्टेट्स को जो है लैंग्वेज के बेसिस पे
डिवाइड करना शुरू कर दिया, रीऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। क्लियर? तो जब स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे डिवाइड किया गया, उसे कहा जाता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स। लिंग्विस्टिक स्टेट्स। क्लियर? अभी आप देखिए, फॉर एग्जाम्पल आपका जो हिमाचल था या पंजाब था, हरियाणा था, ये एक ही स्टेट हुआ करता था। पहले ये एक ही स्टेट हुआ करता था, लेकिन क्योंकि हिमाचल हिली रीजन है, तो वो फिजियोग्राफी के बेसिस पे अलग स्टेट बना दिया गया। अब पंजाब और हरियाणा, कुछ लोग जो है हरियाणवी बोलते हैं, कुछ लोग पंजाबी बोलते हैं, तो वो मिक्स ऑफ कल्चर हो रहा है, मिक्स ऑफ लैंग्वेज हो रहा है, तो उसको भी जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग कर दिया गया। राइट? हरियाणा डे सेलिब्रेट करते हैं ना हम 1 नवंबर को, तो हरियाणा जो है पंजाब से अलग कर दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। जो पंजाबी स्पीकिंग एरियाज थे, वहां पे पंजाबी स्पीकर्स रह रहे थे, और जो हरियाणवी लैंग्वेज बोलते थे उसको हरियाणा बना दिया गया। इसी तरीके से आप देखिए, सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे नहीं, रीऑर्गेनाइजेशन तो और बेसिस पे भी हुआ है। कल्चरल बेसिस पे रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है। नागालैंड और आपकी जो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट की कुछ स्टेट्स हैं, वो अपने ट्राइबल कल्चर के बेसिस पे उनको रीऑर्गेनाइज किया गया है। राइट? या फिर आप उत्तराखंड को देखिए, यूपी से सेपरेट कर दिया गया ना। क्यों? क्योंकि यूपी जो है, वहां से आप जब ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ते हो ना 9th में, गंगा रिवर के बारे में बताया जाता ना, कि जब गंगा यूपी में एंटर करती है तो वो अपनी प्लेन्स की जर्नी स्टार्ट करती है। दैट मीन्स यूपी जो है वो फिजियोग्राफिकली प्लेन्स में आता है, और उत्तराखंड जो है वो हिली रीजन आता है। तो इस बेसिस पे उन दोनों को भी अलग कर दिया गया। तो जब लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया जा रहा था, उसे कहा जाता है लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जिसके लिए पहले गवर्नमेंट तैयार नहीं थी, लेकिन जब बाद में उन्हें लगने लगा कि भाई शायद ये एक्सपेरिमेंट उल्टा भी तो हो सकता है, कि ये पॉजिटिव इफेक्ट दे दे, इंटरनली लोग अगर एक दूसरे से जुड़े रहेंगे किसी भी कारण से, तो वो उनके बीच के कॉन्फ्लिक्ट्स खत्म हो जाएंगे, एंड दे विल बी एबल टू कंट्रीब्यूट इन अ बेटर मैनर टुवर्ड्स द ग्रोथ ऑफ द कंट्री। तो फिर इसको गवर्नमेंट ने जो है बाद में लैंग्वेज के बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया स्टेट्स को। अभी आप देखिए, इससे हम पढ़ते हैं लिंग्विस्टिक स्टेट। The creation of linguistic states was the first and the major test for the democratic politics. इसे टेस्ट क्यों कहा जा रहा है? कि जिस तरीके से यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज दे देना भी एक तरह का एक्सपेरिमेंट था, तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड करना भी एक तरह का टेस्ट था, कि या तो ये लोग आपस में बहुत लड़ेंगे और कॉन्फ्लिक्ट्स बढ़ेगा, या फिर ये यूनिफाइड होकर रहेंगे। तो ये एक तरह का एक्सपेरिमेंट था। If you look at the political map of India when it began its journey, देख लेते हैं एक बार, मैप को भी देख लेते हैं। तो पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया आप देखिए, इस तरीके से आपका जो प्रोविंसेस हैं या स्टेट्स हैं वो बटी हुई थी 1947 में, इमीडिएटली आफ्टर योर पार्टीशन। क्लियर? उसके बाद आप देखिएगा कि आपका जो जब लिंग्विस्टिक स्टेट के बेसिस पे ऑर्गेनाइज किया गया, तो इस तरीके से आपका इंडिया का जो मैप है वो दिखता था। क्लियर? लेट अस गो बैक टू द थ्योरी पार्ट नाउ। If you look at the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of 2019, you will be surprised by the extent of changes. Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries, and names of the states have been changed. 1947, the boundaries of several old states of India were changed in order to create new states. This was done to ensure that people who spoke same language lived in the same state. Some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on their culture, ethnicity, and geography. These include states like Nagaland, Uttarakhand, and Jharkhand. When the demand for the formation of the states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to disintegration of the country. Obvious सी बात है, जब आप एक रिलीजन या धर्म या अपने आप ही हम कम्युनिटी के बेसिस पे कंट्री को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये फियर तो रहेगा ना कि क्योस हो सकता है। Then it would lead to disintegration of the country. The central government resisted linguistic states for some time, but
The experience has shown that the formation of linguistic states has actually made the country more united. It has also made the administration easier. Clear? जब आप एक जैसी जगह पे एक जैसे लोग रह रहे हैं तो आपको ज्यादा बॉन्डेड फील होता है. आप कभी फॉरेन कंट्री जाओ, फॉरेन कंट्री जब आप जाते हो तो आपको वहां पर अगर कोई इंडियन मिल जाता है तो आप उसे देख के खुश होते हो, राइट? दैट ओके यू आर फ्रॉम इंडिया, ओ वाओ इवन आई एम फ्रॉम इंडिया. सेकेंड क्वेश्चन आपका क्या होता है, आप इंडिया में कहाँ से हो? तो अगर इंडिया आपकी स्टेट का ही निकल जाए तो आप इमीडिएटली वाओ से अपनी रीजनल लैंग्वेज में आ जाते हो, क्योंकि आपका जो कल्चर है, जो आपकी लैंग्वेज है, वो आपको एक सेंस ऑफ बॉन्डिंग प्रोवाइड करता है. तो ये एक्सपेरिमेंट जिसके बारे में गवर्नमेंट को डर लग रहा था, ये एक फ्रूटफुल एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ, राइट? देन लिंग्विस्टिक स्टेट्स कब बनाया गया? द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्ट ऑफ 1956. लिंग्विस्टिक जब डर रहे थे, नहीं कर रहे थे 1947 से लेकर, तो 1956 में जो है वो राजी हुई सेंट्रल गवर्नमेंट और लिंग्विस्टिक बेसिस पे स्टेट्स को डिवाइड कर दिया गया. अभी आप देखिए इसका क्या प्रोविजन है. द स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 रिकॉग्नाइज्ड इंडियाज states and territories based on language, aiming to preserve country's unity and integrity, prevent violence and simplify administrative tasks. Is it clear? That the act established 14 states बनी थी आपकी उस वक्त पे 1956 में, इंक्लूडिंग आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, बॉम्बे, जम्मू एंड कश्मीर, केरला, मध्य प्रदेश, मैसूर, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड वेस्ट बंगाल. The act also include Article 350A to protect language minorities in newly recognized states. Many states designated regional language as the official language, which further simplified the administrative task. Is it clear? तो ये आपका एक्ट था, एक्ट ऑफ 1956, जिसने कुछ एरियाज को लिंग्विस्टिक बेसिस पे रीऑर्गेनाइज किया और 14 स्टेट्स जो हैं उस टाइम पे बनी थी. अभी आप देखिए 14 स्टेट्स वहां थी उस वक्त थी, तो अब इतनी ज्यादा कहां से हो गई? क्लियर? क्योंकि आज भी इस बात की पोटेंशियल थी इंडिया में कि कुछ एरियाज को आज भी बांटा जा सकता है. जैसे तेलंगाना को अलग किया गया आंध्र प्रदेश से, राइट? आपका झारखंड भी अलग हुआ है. क्लियर? तो उत्तराखंड और यूपी का जो डिवीजन है वो भी रिसेंट ही है. रिसेंट डजंट मीन 1-2 साल पहले, अभी तो काफी साल हो गए, लेकिन 1956 में नहीं हुआ था. क्लियर? तो ये आज भी पोटेंशियल थी कि हमारी कंट्री को अभी भी कुछ स्टेट्स को अलग किया जा सकता था, और वो हमने अभी भी किया है. क्लियर? सो दिस इज योर लिंग्विस्टिक स्टेट. नेक्स्ट आपका जो पॉइंट आता है वो है लैंग्वेज पॉलिसी. नाउ लैंग्वेज पॉलिसी को भी मैं पहले एक्सप्लेन करूंगी. क्लियर? लिंग्विस्टिक स्टेट्स हो गया, लैंग्वेज के बेसिस पे जब डिवाइड किया. लैंग्वेज पॉलिसी का क्या मतलब है? लैंग्वेज पॉलिसी का मतलब है श्रीलंका के जरा मेजोरिटरिज्म मॉडल पे जाओ, और उसका एक फीचर जो आपका आई थिंक सेकंड फीचर था, जो ये नो फर्स्ट फीचर था कि सिन्हालीज लैंग्वेज को तो रिकॉग्नाइज किया सिन्हाला गवर्नमेंट ने, लेकिन तेलुगु को जो है डिसरिगार्ड, सॉरी नॉट तेलुगु, तमिल को जो है डिसरिगार्ड कर दिया गया एज अ लैंग्वेज. क्लियर? वहां पे सिर्फ एक ही लैंग्वेज को ऑफिशियल डिक्लेयर किया या रिकॉग्नाइज किया, माना कि भाई हाँ ये हमारी कंट्री की लैंग्वेज है. उसके ऑपोजिट इंडिया में आप देखिए 22 languages have been identified by our constitution and has been recognized as the scheduled language. 22 languages को जगह दी गई है, मान्यता दी गई है हमारी कंट्री में. और आप जब किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई रिक्रूटमेंट का एग्जाम देने जाते हो ना, तो आप इन 22 लैंग्वेज में से किसी भी लैंग्वेज में एग्जाम देना ऑप्ट कर सकते हो. तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी क्यों दी गई है? इतनी फ्लेक्सिबिलिटी अगेन इसीलिए दी गई है कि इंडिया एक वास्ट डाइवर्सिटी है, और इसमें अगर आप सबको साथ लेकर नहीं चलोगे तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है इंडिया. तो इन छोटी छोटी बातों से ये वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी जो है कॉन्फ्लिक्ट में आ सकती है. इसीलिए आप देखो
हिंदी जो है हमारी कंट्री में, हिंदी सिर्फ 40% लोगों की मदर टंग है। हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा क्यों नहीं दिया गया? इसीलिए नहीं दिया गया क्योंकि हिंदी 100% पॉपुलेशन हिंदी नहीं बोलती है। अब देखिए हमारे जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं वहां पर इंग्लिश को 1965 तक, यस 1965 तक जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज कंटिन्यू होना था और उसके बाद वो भी खत्म हो जाना था। लेकिन इंग्लिश की इंपॉर्टेंस को समझो, इट इज अ लैंग्वेज that connects you to the entire world. English is a medium of connection to the entire world. तो इंग्लिश को जो है फिर बाद में इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए हमने इसे ऑफिशियल लैंग्वेज चला के रखा। और रीजनल लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस को बढ़ावा देने के लिए रीजनल लैंग्वेज में भी ऑफिसेज में काम होते हैं। आप पंजाब के ऑफिसेज में चले जाओ, वहां आपको पंजाबी में सारा फाइल वर्क नजर आएगा। लेकिन जिन लोगों को पंजाबी नहीं आती फिर उनका क्या? तो उनके लिए हिंदी में भी काम होता है। और इंग्लिश को जब 1965 के बाद कंटिन्यू किया गया कि इंग्लिश को भी ऑफिस की लैंग्वेज बनाए रखा जाएगा। तो हर लैंग्वेज को जो है इक्वल इंपॉर्टेंस मानी जाती है। हिंदी हमारी मातृभाषा होते हुए भी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज पहले नहीं थी। क्यों? क्योंकि सारे लोग हिंदी नहीं बोलते थे। इज इट क्लियर? अब सिंपलेस्ट फॉर्म में मैंने आपको समझा दिया। नाउ लेट अस रीड इट फ्रॉम द पैसेज अगर कुछ छूट गया हो। Second test for the Indian Federation is the language policy. Our constitution did not give status of national language to any one language. किसी एक language को नहीं identify किया गया। Hindi was identified as the official language, but Hindi is mother tongue of only about 40% of the Indians. Clear? 1 mark question है। 40% Indians, कितने परसेंट Indians जो है English बोलते हैं। Then therefore there were many safeguard to protect other languages. अब दूसरी लैंग्वेज को भी प्रोटेक्ट करना जरूरी था। इसके लिए क्या किया? Beside there are 22 other languages recognized as scheduled language in the constitution. तो 1 mark question आता है, how many languages have been recognized as scheduled language by the constitution? 1 mark question. A candidate in examination conducted for central government positions may opt to take examination in any one of the languages. States too have their own official language. Much of the government work takes place in the official language of the concerned state. उस स्टेट की जो कंसर्न लैंग्वेज है उनके ऑफिसेज में उस लैंग्वेज में काम किया जाता है। लेकिन अगर कोई बाहर से ट्रांसफर होके आ जाए या किसी को नहीं आती वो लैंग्वेज, तो उसकी कन्वीनियंस के लिए वो काम इंग्लिश लैंग्वेज में भी किया जाता है और हिंदी में भी किया जाता है। Clear? Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. According to the constitution, use of English for official purpose was to stop in 1965. However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English should continue. In Tamil Nadu, this movement took a violent turn. The center government responded by agreeing to continue the use of English along with Hindi for the official purpose. Many critics think that this solution favored English speaking elite. ऐसा नहीं है। English favor elite language हम इसे बना देते हैं। It is not elite language. हमने बना दिया है elite language because we think that if person is not able to speak English तो वो उसको कुछ नहीं आता, राइट? ये हमारा नोशन है, हमने ये परसेप्शन बनाया है। अदरवाइज इंग्लिश इज ओनली अ लैंग्वेज which is providing you a medium to connect to the outside world. Is it clear? Then promotion of Hindi continues to be the official policy of the government of India. Promotion does not mean that the central government can impose Hindi on the state where people speak different languages. Flexibility shown by Indian political leader helped our country to avoid the kind of situation of that in Sri Lanka itself. Clear? Language policy का मतलब समझ में आ गया कि किसी भी एक लैंग्वेज को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं दिया जाएगा। बहुत सी ऐसी लैंग्वेजेस है जिनको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है। इज इट क्लियर? तो हम सिर्फ ना हिंदी पे फोकस कर रहे हैं, इंग्लिश हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि ग्लोबल कल्चर में जीना है इसलिए इंग्लिश भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जब हम अपने लोकल लेवल पे है तो हमारी रीजनल लैंग्वेज और रीजनल डायलेक्ट में हम बात करते हैं। Is it clear? So every language is important. This is language policy.
नेक्स्ट आता है आपका सेंटर स्टेट रिलेशनशिप। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, ओके, सेंटर स्टेट रिलेशनशिप में क्या है कि पहले जो था सेंटर स्टेट रिलेशनशिप वो काफी स्ट्रेन्ड रहता था। क्लियर? पहले पहले लगा लें आप, कितने पहले से, 1990, बिफोर 1990 जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप था ना, उसमें बहुत स्ट्रेस होता था। वो स्ट्रेस किस वजह से होता था? क्योंकि जो गवर्नमेंट फ्रेम होती थी दैट वाज ऑन क्लियर कट मेजॉरिटी बेसिस। क्लियर कि अगर कांग्रेस की सरकार जीती है तो कांग्रेस ने अपनी क्लियर कट मेजॉरिटी शो की है, उन्हें किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए गवर्नमेंट फ्रेम करने के लिए, तो उनकी मोनोपोली चलेगी। सेंटर में गवर्नमेंट कांग्रेस की है, जहां जहां स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है तो वो स्टेट जूझ रही है डेवलप करने के लिए, क्योंकि फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो है लेकिन फिर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास तो बड़ा बजट होता है ना, दे हैव मोर फाइनेंशियल ऑटोनॉमी, उनके पास ज्यादा फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं। तो कभी कभी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट्स को फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करती है फॉर सर्टेन डेवलपमेंटल वर्क्स। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेजॉरिटी के बेसिस पे अकेले बना रही है सरकार तो उनकी मोनोपोली चल रही है, तो उन्हें सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट अगर उनकी उनकी पार्टी की नहीं है तो फिर वहां पर उनके बीच में टसल्स आ रही है। क्लियर? छोटी छोटी पार्टीज की उस वक्त इतनी इंपॉर्टेंस नहीं थी क्योंकि वो अपने आप को मेजर पार्टीज बनाने के लिए अभी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन 1990 के बाद जो ये कॉन्सेप्ट आया कोलिजन गवर्नमेंट का, जो ये कॉन्सेप्ट आया अलायंसेस का, क्योंकि 1990 के बाद जो ये रीजनल पार्टीज थी ये स्टेट पार्टी और स्टेट से कब नेशनल पार्टी बन गई पता ही नहीं चला। और अब जो दो पार्टीज मेजरली रूल कर रही थी इंडिया को, उनको कहीं ना कहीं इन छोटी छोटी पार्टीज का सपोर्ट चाहिए था गवर्नमेंट बनाने के लिए। तो सारी गेम ही चेंज हो गई 1990 के बाद। 1990 के बाद क्लियर कट मेजॉरिटीज से जो है गवर्नमेंट बननी कम हो गई, जिसकी वजह से जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज थी उनको छोटे छोटे, जिनको पहले छोटे छोटे कहा जाता था, वो रीजनल पार्टीज जो है अब बड़ी हो चुकी थी, उनके सपोर्ट की जरूरत पड़ती थी गवर्नमेंट फ्रेम करने के लिए। अब सपोर्ट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ बार्गेनिंग भी हुई होगी, अच्छे अच्छे पोर्टफोलियोज भी एक्सचेंज होते होंगे। क्लियर? तो ये छोटी पार्टीज अब बड़े रोल प्ले करने लगी। तो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप पहले जो था वो अब चेंज हो चुका है। पहले थोड़ा मोनोपोलिस्टिक वे में चलता था लेकिन अब इसमें मोर ऑफ पावर शेयरिंग आपको नजर आएगी कोलिजन गवर्नमेंट के कॉन्सेप्ट आने के बाद। और सेंटर स्टेट रिलेशनशिप कितना अच्छा है उसके ऊपर आपका फेडरलिज्म डिपेंड करता है, क्योंकि फेडरलिज्म इज ऑल अबाउट टू लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो हमने बाद में एंटर किया है और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो आती ही स्टेट गवर्नमेंट के अंडर है। क्लियर? तो जितने अच्छे रिलेशनशिप आपके सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में होंगे उतना अच्छा आपका फेडरल स्ट्रक्चर कंट्री का कहलाएगा। लेट मी जस्ट सी how the constitutional arrangement for sharing power work in reality depends to larger extent on how ruling parties and leaders follow these arrangement. Is it clear? Ruling party means government, जिन्होंने government बनाई है। For a long time, the same party ruled both at the center and in most of the states. This meant that the state government did not exercise their rights as an autonomous federal units. आप देखिए, ये तो हमने केस डिस्कस किया कि जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई और है और स्टेट गवर्नमेंट कोई और है, वहां पर क्या मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस होती थी। लेकिन आप ये भी तो देखिए कि अगर सेंटर में जो गवर्नमेंट है और स्टेट में भी वही गवर्नमेंट हो जाए तो वहां पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट की ही, मतलब आउट ऑफ द बुक ये बात हो रही है, बुक में ये मेंशन नहीं है। ओके, तो आउट ऑफ द बुक ये बात हो रही है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में एक गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट में भी वही गवर्नमेंट आ जाए तो आप देखिएगा कि इंटरनल स्ट्रक्चर ये कहता है कि वहां भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही डिसाइड करके देगी आपको कि चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा। हाई कमांड का ऑर्डर सुना होगा ना आपने, ये बार बार सुनते हैं हम, कांग्रेस की रेफरेंस से भी सुनते हैं हाई कमांड से ऑर्डर आया है, या फिर बीजेपी की रेफरेंस में भी सुनते हैं हाई कमांड ने डिसाइड किया है। तो ये आपको मोनोपोलिस्टिक प्रैक्टिसेस दोनों ही टाइम पर नजर आएंगी। क्लियर? सो
This meant that the state government did not exercise rights as autonomous federal unit as and when the ruling party at the state level was different and the parties that ruled at the center tried to undermine the power of the state. अब ये प्रोविजन अगर नहीं होता, कॉन्स्टिट्यूशन वाला पावर का अगर प्रोविजन नहीं होता, तो शायद 1990 से पहले स्टेट गवर्नमेंट के पास तो कोई पावर होते ही ना, इस हिसाब से सारे ही पावर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने पास रख लेती। लेकिन क्योंकि अमेंडमेंट इतनी मुश्किल है और यूनिलेटरली आप डिसाइड नहीं कर सकते, इसलिए पावर्स जो हैं वो एरिबिट्रे मैनर में यूज नहीं किए जा सकते। Then in those days, central government would often misuse the constitution to dismiss the state government as that were controlled by parties, rival party. This undermined the spirit of federalism. All this changed significantly after 1990. This period saw the rise of regional politics, that is coalition government. Is it clear? At the center, since no single party got clear majority in Lok Sabha, the major national parties had to enter into अलायंसेस, इनको गठबंधन वाली सरकार बनानी पड़ती थी कि हमारी पार्टी को अच्छी खासी सीट्स तो मिल गई हैं लेकिन इतनी नहीं मिली कि हम अकेले सरकार बना सके, तो आप हमारा साथ दो सरकार बनाने में, हम बदले में आपको कुछ ना कुछ अच्छा देंगे। क्लियर? तो ये था आपका कोलिजन गवर्नमेंट या अलायंसेस का कॉन्सेप्ट, जिसने 1990 से पहले वाले सेंटर स्टेट रिलेशनशिप को चेंज कर दिया और 1990 के बाद ज्यादा पावर शेयरिंग जो है वो हमने देखी। क्लियर? आई होप समझ में आ गया। दिस लेड टू द न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग एंड रिस्पेक्ट फॉर ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स. This trend was supported by major judgment of the Supreme Court that made it difficult for the central government to dismiss the state governments in an arbitrary manner. Thus, federal power sharing is more effective today than it was in the early years. I hope आपको समझ में आ गया होगा। तो हम फेडरलिज्म को कैसे प्रैक्टिस करते हैं? वन इज लिंग्विस्टिक स्टेट्स, जब हमने रीऑर्गेनाइजेशन किया है स्टेट्स का ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, and then language policy, that we are not giving any consideration only to one language. We have given space to 22 such languages in our constitution. And third is center state relationship, जो कि over the passage of time change हुए हैं। पहले थोड़े नेगेटिव थे, अब पॉजिटिव हो गए हैं। अब जो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप है उसमें काफी हद तक आपको पावर शेयरिंग देखने को मिलती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। अब डिसेंट्रलाइजेशन का क्या मतलब होता है? जब हमने पावर शेयरिंग कर ली, डिफरेंट अथॉरिटीज की बात कर ली, तो व्हाट डू यू मीन बाय डिसेंट्रलाइजेशन? देखिए, व्हेन द पावर्स आर कंसंट्रेटेड इन वन हैंड, इट इज नोन एज सेंट्रलाइजेशन, एंड व्हेन द पावर्स आर फर्दर डेलीगेटेड टू डिफरेंट अथॉरिटीज एंड डिफरेंट लेवल्स, उसको कहा जाता है डिसेंट्रलाइजेशन। अब तक हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी यही फेडरलिज्म, और किसके बारे में? फेडरलिज्म है ही डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में। क्लियर? तो अब डिसेंट्रलाइजेशन देखिए, तो डिफाइन डिसेंट्रलाइजेशन मीन्स टू डिवाइड द पावर्स बिटवीन डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। प्रोविजंस ऑफ द फेडरल स्ट्रक्चर क्या कहता है आपका? सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। तो जब इनके बीच में पावर्स डिवाइडेड है, और पावर्स कैसे डिवाइडेड है? पावर्स डिवाइडेड है सब्जेक्ट्स की फॉर्म में। 97 सब्जेक्ट एक तरफ, 64 62 देख लेना कितना है स्टेट का, वो एक तरफ, और 47 सब्जेक्ट्स एक तरफ। तो जब पावर्स इनके बीच में डिवाइडेड है उसे हम कहते हैं डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया हमारा 3 टायर स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है: सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब हम सेंट्रल स्टेट के बारे में बहुत पढ़ चुके हैं, क्लियर, और हमें काफी हद तक समझ में भी आ गया है। इस पार्ट में हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के ऊपर। इज इट क्लियर? हम यहाँ पर अब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स के ऊपर फोकस करेंगे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, 2 प्रोविजन आपके फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देती थी। थर्ड स्ट्रक्चर हमने बनाया क्योंकि हमारी कंट्री को इसकी जरूरत थी 73rd एंड 74th अमेंडमेंट से। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट 2 लेवल पे काम करती है। गांव के एरिया के लिए रूरल गवर्नमेंट होती है और शहर के लिए अर्बन गवर्नमेंट होती है। गांव में जो गवर्नमेंट होती है उसका नाम होता है पंचायत, और भी अलग अलग नाम होते हैं, अभी ये देखेंगे हम जब इसका फ्लो चार्ट देखेंगे। और जो आपकी शहर के लिए गवर्नमेंट होती है उसका नाम होता है अर्बन नहीं, सॉरी, म्यूनिसिपैलिटीज या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन।
अगर एरिया छोटा होता है तो वहां पे म्यूनिसिपैलिटीज होती है, जैसे टाउन्स होते हैं, और अगर बड़ी सिटीज होती है तो वहां पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती है। क्लियर? अब हम देखते हैं पंचायत और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की फंक्शनिंग क्या रहती है। द मेजर स्टेप टूवर्ड्स, एक बार इसको रीड कर लेते हैं, 1992 में डिसेंट्रलाइजेशन के लिए क्या मेजर स्टेप्स लिए गए थे। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है अगेन। what were the provisions or what were the steps taken towards decentralization in 1992? The constitution was amended to make the third tier of the democracy more powerful and effective, right? तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ स्टार्टिंग में कि थर्ड टायर को इतना स्ट्रांग बनाने का कॉन्सेप्ट हमें कहाँ से मिला। गांधीयन प्रिंसिपल, गांधी जी की फिलॉसफी थी कि ग्रास रूट लेवल पे विलेज को हर चीज में इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहीं से आपका कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट स्टार्ट होता है। और डेमोक्रेसी की एक्चुअल फर्स्ट प्रैक्टिस आप देखोगे तो आपको गांव में ही, जिस तरीके से गांव के लोग रहते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं, उस पर डिस्कस करते हैं। जब ये डेमोक्रेसी का फॉर्म एग्जिस्ट भी नहीं करता था तब भी गांव के लोग इसी तरीके से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दिया करते थे। एक लीडर होता था। आप देखो ट्राइबल कल्चर पे हमने कभी कभी मूवीज देखी ना, तो आपने देखा एक कबीले का कैसे एक सरदार होता है। तो ये डेमोक्रेटिक प्रैक्टिसेस ऑलरेडी हमारी प्रैक्टिस में थी, अब फॉर्मली आई है। क्लियर? तो नाउ इट इज कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटरी टू होल्ड द रेगुलर इलेक्शंस। सीट्स आर रिजर्व्ड। एक बार पहले ना पंचायत की वर्किंग कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर जाएंगे। पंचायत का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं, क्योंकि ये उसकी रेफरेंस में स्टेप्स दिए हुए हैं। तो पंचायत क्या कहती है, आपकी पंचायत क्या होती है, राइट? आप देखिएगा ये आपका 3 टायर स्ट्रक्चर जो पंचायत का भी है। सांघवी कमेटी का ये रिकमेंडेशन था कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे देना चाहिए पंचायत को और इसको अर्बन गवर्नमेंट को, दैट इज म्यूनिसिपैलिटीज एंड म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को। और उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी, एक और कमेटी थी, जिन्होंने ये रिकमेंडेशन दिया था कि जिस तरीके से 3 टायर स्ट्रक्चर हमने अपनी गवर्नमेंट के लिए लिया है ना, उसी तरीके से 3 टायर स्ट्रक्चर पंचायत का भी होना चाहिए। बलवंत राय मेहता कमेटी ने रिकमेंड किया था कि पंचायत का भी आपका 3 टायर स्ट्रक्चर ही होना चाहिए। तो अब देखिए सबसे नीचे आपकी आती है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत क्या होता है? ग्राम पंचायत की वर्किंग को समझते हैं। ग्राम पंचायत मतलब गांव की पंचायत। किसने चुनी है ये? ग्राम सभा ने। ग्राम पंचायत को कौन चेक करता है कि वो ठीक से काम कर रहा है या नहीं? वैसे तो आप ये छोटी क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, लेकिन फिर भी एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं, राइट? तो ग्राम पंचायत जो है वो बनाई जाती है गांव के लोगों के द्वारा, जो गांव के लोग होते हैं, जिसे हम ग्राम सभा कहते हैं, राइट? कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होती है, तो सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं ना, तो हम कहते हैं ना उस सभा बैठी हुई है वहां पे। क्लियर? तो वो यहीं से एक कॉन्सेप्ट आया कि गांव के लोग जब कुछ डिस्कशन कर रहे हैं तो उसे ग्राम सभा कहा जाता है। अब ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो कौन होते हैं? गांव के लोग जिनकी उम्र 18 ईयर्स से अबव है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी वोटिंग का पूरा वैसे ही प्रोसीजर चलता है जैसे आपके एमएलए और एमपीज की वोटिंग होती है। क्लियर? तो पंचायत के जब इलेक्शंस होते हैं, जितने भी गांव के लोग 18 ईयर्स से अबव हैं वो लोग सब वोट करते हैं और अपने लीडर्स को चुनते हैं। पंच मीन्स 5 पीपल। तो 5 लोगों को जो है लीडर्स चुना जाता है और उनमें से किसी एक को सरपंच बना दिया जाता है। क्लियर? आपके पंच हो गए और एक सरपंच हो गया। तो अब इन ये जो 5 लोग मतलब पंच और सरपंच जो है, इनका क्या काम रहता है? इनका काम रहता है गांव के डेवलपमेंट वर्क्स को देखना। क्योंकि 3rd टायर है ना ये गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट लुक्स आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। तो विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट है वो है पंचायत। पंचायत में होते हैं पंच और सरपंच। तो पंच और सरपंच का काम है गांव के डेवलपमेंट टास्क को देखना। सड़कें टूटी हुई है, सड़कें बनाना, पानी नहीं है, कॉमन कुआं खुदवा लिया, कम्युनिटी सेंटर बना लिया जिसको लोग सारे जो है शादी पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं या कोई फंक्शन है उसके लिए यूज कर रहे हैं। गांव में स्कूल नहीं है, डिस्पेंसरीज नहीं है, ये सब कुछ बना लिया। कंस्ट्रक्शन वर्क करवा रहे हैं तो उसमें जो लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं, जो बीपीएल फैमिलीज में रह रहे हैं, जिनकी लाइवलीहुड का कोई सोर्स नहीं है, तो उन लोगों को बुला के उसमें
काम देना, ये सारा काम होता है पंच एंड सरपंच का। अपने गांव की डेवलपमेंट का काम जो है ये लोग करते हैं। इनको एक और ऑफिशियल दिया जाता है जो सरपंच और पंच का काम भी देखता है कि वो लोग रेगुलरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये पंचायत ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है, और पंच और सरपंच को असिस्ट भी करता है कामों में, जिसको कहते हैं ग्राम सेवक या ग्राम सचिव। अब ग्राम सेवक और ग्राम सचिव जो है ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है। इसको जिला परिषद के जो एग्जीक्यूटिव होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ जिला परिषद जो होते हैं, वो अपॉइंट करते हैं ग्राम सेवक और ग्राम सचिव, और नहीं, या ग्राम सेवक या ग्राम सचिव, दोनों में से एक नाम इसका होता है। दोनों होते हैं मतलब हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ग्राम सेवक का काम होता है पंचायत पंच को असिस्ट करना डेवलपमेंटल टास्क में, और इनको कुछ एक फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी दी जाती है। तो फाइनेंसेस में जब जो भी फाइनेंसेस होते हैं उसका रिकॉर्ड भी ग्राम सचिव ही रखता है। इज इट क्लियर? तो इस तरीके से आपकी पंचायत काम करती है, अपने पंच और सरपंच के साथ गांव के डेवलपमेंटल टास्क्स में काम करती है, मदद करती है। ओके, उसके बाद आप देखिएगा कि जैसे सपोज करो ये एक विलेज है, 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 यहाँ भी पंच है, यहाँ भी पंच है, यहाँ भी पंचायत है, यहाँ भी पंचायत है, यहाँ भी पंचायत है। क्लियर? अब क्या होगा कि ग्रुप ऑफ पंचायत्स टुगेदर फॉर्म्स द नेक्स्ट लेवल, जिसे कहा जाता है पंचायत समिति। इज इट क्लियर? यहाँ पर क्या था, सिर्फ गांव की जो गवर्नमेंट बनाई गई है उसे हम पंचायत कहते हैं। अब ग्रुप ऑफ विलेजेस, जैसे ये दो गांव इकट्ठे हो गए, एक पंचायत समिति बना ली, ये दो गांव इकट्ठे हो गए, एक पंचायत समिति बना ली। ये गांव बहुत बड़ा है, इसके साथ आसपास के गांव भी जोड़े जा सकते हैं, तो इसके साथ जैसे दो गांव और जोड़ दिए तो ये एक अलग। अब ये 3 पंचायत समिति बन चुकी हैं। क्लियर? ये आपका वर्क करती हैं सेकंड लेवल पे, जिसे हम कहते हैं ब्लॉक लेवल। जनपद पंचायत भी कहा जाता है या फिर पंचायत समिति भी इसे कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब यहाँ ब्लॉक लेवल पे काम करने के लिए, यहाँ इसमें भी पंच है ना, इस गांव के पंच है, इस गांव के पंच है, इस गांव के पंच है, यहाँ के पंच है, यहाँ के पंच है, यहाँ के पंच है। तो इन्हीं गांव के पंचों में से कुछ मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है जो पंचायत समिति को हेड करेंगे। इज इट क्लियर? जो ब्लॉक लेवल पे ऑफिशिएट करेंगे पंचायतों का काम, वो इन जो ऑलरेडी पंच मेंबर्स बने हुए हैं उनमें से ही इलेक्ट किए जाते हैं पंचायत समिति के लिए मेंबर्स। आई होप यहां तक समझ में आ गया है। थर्ड लेवल आप देखिए, जो आपका थर्ड लेवल जाएगा वो जाता है आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, जिला पंचायत और डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और जिला परिषद एंड डिस्ट्रिक्ट पंचायत। अब जो मेंबर्स यहाँ पर होंगे वो एमएलएस भी हो सकते हैं, एमपीज भी हो सकते हैं, और जो एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़े हुए दूसरे ऑफिसर्स होते हैं, जैसे आपका डीएम है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, वो भी इसका हिस्सा बनते हैं जब भी इनकी सिटिंग्स होती है। पंचायत के वर्क को इवैल्यूएट करता है ये हाईएस्ट लेवल, और इसमें आपके एमएलएस एमपीज जो हैं वो ऑफिशिएट या एडजुडिकेट करते हैं मैटर्स को। इज इट क्लियर? तो क्योंकि यहाँ पे फाइनेंसेस भी इन्वॉल्व होते हैं, इसलिए इनका भी प्रॉपर ऑडिट सिस्टम होता है। राइट? नेक्स्ट आप देखिएगा, लेट मी जस्ट रीड इट आउट फॉर यू, अगर कुछ रह गया हो तो। यस, अभी 1992, अब देखिए पंचायत का कॉन्सेप्ट तो 73rd अमेंडमेंट में आया था, लेकिन पंचायत के कॉन्सेप्ट को जो है ट्रूली इन स्पिरिट फॉलो नहीं किया जा रहा था। पंचायत बन रही थी, उनकी मीटिंग्स होती थी, नहीं होती थी, कोई नहीं देख रहा। ग्राम सभा अपना फंक्शन नहीं कर रहा। ग्राम सभा मीन्स गांव के लोग चेक नहीं रख रहे कि पंचायत ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस चीज को रेक्टिफाई करने के लिए कुछ सजेशंस दिए गए, स्टेप्स टूवर्ड्स डिसेंट्रलाइजेशन को और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड एंड थर्ड टायर ऑफ द डेमोक्रेसी वाज मेड मोर पावरफुल। और इसमें जो है मैंडेटरी कर दिया गया कि जो पंचायत होंगी उनके रेगुलर इलेक्शंस होने चाहिए। तो जैसे हर 5 साल में आपके जनरल इलेक्शंस होते हैं ना, या लेजिस्लेटिव असेंबलीज के या एमपीज के होते हैं, उसी तरीके के पंच के इलेक्शंस भी जो है रेगुलर टाइम पीरियड पे होने चाहिए, ये मैंडेटरी था।
सेकेंड प्रोविजन था सीट्स को रिजर्व किया गया, SC ST कैटेगरीज के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई, ओबीसीज के लिए सीट्स रिजर्व कर दी गई, और उसमें से 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन कैटेगरी, ये देखिए ये दिया हुआ है यहाँ पे, एटलीस्ट 1/3 ऑफ ऑल द पोजीशंस वर रिजर्व्ड फॉर द विमेन कैंडिडेट। तो सेम फॉर्मेट पे चल रहा है जिस फॉर्मेट पे आपकी सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट चलती है। ये प्रोविजन है आपका रेगुलर इंटरवल पे आपके इलेक्शंस होने चाहिए। उसके बाद इक्वल रिप्रेजेंटेशन सबको मिले, ये इंश्योर किया गया, रिजर्वेशन दी गई SC STs एंड OBCs को, और उस रिजर्वेशन में से 1/3 सीट्स जो हैं वो विमेन कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व की गई, ताकि विमेन कैंडिडेट्स को भी इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, किसी तरीके की डिस्क्रिमिनेशन सोसाइटी में ना हो, ग्रास रूट लेवल से टॉप तक। An independent institution called State Election Commission has been created each state to conduct पंचायत and municipal elections। अब इनकी इम्पोर्टेंस को, इलेक्शन को या इनकी एग्जिस्टेंस को इतना इम्पोर्टेंट बना दिया गया कि जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, इंडिया का इलेक्शन कमीशन होते हैं जो सेंटर के इलेक्शंस भी करवाते हैं और स्टेट के इलेक्शंस भी करवाते हैं, ऐसे ही स्टेट इलेक्शन कमीशन बना दिया गया जिसका काम था पंचायत मतलब लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के रेगुलर इंटरवेल्स पे प्रॉपर कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए यहाँ पर इस लेवल पर इलेक्शंस जो हैं वो तरीके से करवाए जाए जिस तरीके से इंडिया में ओवरऑल इलेक्शंस होते हैं या जनरल इलेक्शंस होते हैं, बायस्ड, अनबायस्ड एंड फ्री इलेक्शन ट्रांसपेरेंट तरीके से करवाए जाए। देन the state governments are required to share some powers and revenue with the local government। clear? जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ टैक्सेस लेवी करती है और वो कलेक्शन स्टेट गवर्नमेंट करती है और यूज भी स्टेट गवर्नमेंट करती है, ऐसे ही कुछ टैक्सेस होते हैं जो स्टेट गवर्नमेंट लेवी करती है, लेकिन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट उसको कलेक्ट करके अपने डेवलपमेंटल वर्क्स के लिए काम करती है। इसी तरीके से कुछ फाइनेंशियल एड्स भी जो है स्टेट गवर्नमेंट लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को देती है ताकि वो अपने डेवलपमेंट टास्क जो है वो कर सके, तो इनको भी फाइनेंशियल रेवेन्यू इनके प्रिव्यू में डाला गया। रूरल लोकल गवर्नमेंट इज पॉपुलरली नोन बाय द नेम पंचायती राज। Each village or group of village in some states has gram panchayat। This is a council consisting of several ward members often called panch and the president called sarpanch। They are directly elected by the people। ये directly elect करते हैं लोग, इनको direct election यहाँ पर किए जाते हैं। एंड बाय द अडल्ट पॉपुलेशन लिविंग इन दैट वार्ड। ये मैं आपको ऑलरेडी सारी चीज़ें बता चुकी हूँ कि किस तरीके से ग्राम सभा उस गांव के लोग जो हैं जो 18 ईयर्स अबव है वो अपने पंच और सरपंच का चुनाव करते हैं, और फिर ये पंच और सरपंच गांव के डेवलपमेंटल वर्क्स को एनहांस करते हैं और गांव की डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, और इनके काम पर चेक रखती है ग्राम सभा, दैट इज गांव के लोग जिन लोगों ने उनको चुना है। और आप देखिए डेमोक्रेटिक इसको क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये कहाँ से चुन के भेजे गए हैं लोग, ये जो रिप्रेजेंटेटिव है वो लोगों के बीच से ही तो चुने गए हैं और लोगों ने ही चुने और लोगों के लिए ही चुने गए हैं। इज इट क्लियर? ये था आपका पंचायत का फंक्शन, किस तरीके से आपकी पंचायत फंक्शन करती है। और इसी तरीके से आप देखिएगा, ओके आप ये देखिएगा कि इसी तरीके से आपकी अर्बन गवर्नमेंट भी फंक्शन करती है। अब अर्बन गवर्नमेंट में क्या होता है, आपकी जो सिटीज हैं, टाउन्स हैं, उनको छोटे छोटे एरियाज में बांट दिया जाता है ना, जिन्हें वार्ड्स कहा जाता है, और फिर वार्ड्स के इलेक्शन होते हैं, एमसी के इलेक्शंस होते हैं। एमसीज जब सारे एमसीज इकट्ठे हो जाते हैं तो उनमें से उनका एक लीडर चुन लिया जाता है जिसे हम चेयरपर्सन कहते हैं, राइट। और बड़ी सिटीज में जैसे कॉरपोरेशंस होती है तो ऐसे ही छोटे छोटे वार्ड्स बटे होते हैं, वहां से एमसीज के इलेक्शंस होते हैं, सारे एमसीज इकट्ठे होते हैं तो वहां से उनका लीडर चुना जाता है जिसे मेयर का नाम दिया जाता है। तो मेयर जो है वो कॉरपोरेशन लेवल पे काम करता है और चेयरपर्सन जो है वो म्यूनिसिपैलिटी लेवल पे काम करते हैं, एंड देन दे आर ऑल्सो अकाउंटेबल टू द गवर्नमेंट इन द सिमिलर मैनर जिस तरीके से आपकी पंचायत अकाउंटेबल है। तो ये आपका लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है
एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसको बनाने का पर्पस क्या था? इसको बनाने का एक तो क्लियर हो गया, गांधीयन फिलॉसफी, ओके ठीक है। लेकिन अब आप इसके जो और प्रैक्टिकल रीजंस आप दे सकते हो वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट आप देखिएगा वो लोकल एरिया के चप्पे चप्पे को जानती है। एक गांव वाला अपने गांव को बहुत अच्छे से पहचानता है, वहां पे क्या पोटेंशियल है, किन रिसोर्सेज पे काम किया जा सकता है, किन बेसिस पे वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट की जा सकती है, क्या चीजें हैं जो लैकिंग है जिसके आने से उस गांव में खुशहाली आ सकती है, क्या रिसोर्सेज हैं, क्या लिटरेसी लेवल्स है, क्या दिक्कतें आने वाले समय में मौसम के साथ कैसी कैसी बीमारियां आती है। तो लोकल लोग अपने लोकल एरिया के बारे में उनसे अच्छा कोई नहीं जान सकता, इसलिए लोकल एरिया की डेवलपमेंट को लोकल लोगों से ही करवाना जरूरी है। और कुछ और रेलेवेंट पॉइंट्स जो हम दे सकते हैं कि इस थर्ड टायर ऑफ गवर्नमेंट से क्या क्या इंप्रूव हुआ। अब देखिए अबाउट, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखा है इसको हम रीड करेंगे। About 36 lakh elected representatives in the panchayat and municipalities etc. all over the country। और ये 36 लाख इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव जो सिर्फ पंचायत से आए हैं, क्लियर, इसके बराबर कई कंट्रीज की पूरी पॉपुलेशन होती है। इतने लोग तो हमने पंचायत में से ही चुन लिए जितने कुछ कंट्रीज की पूरी पॉपुलेशन होती है, राइट। Constitutional status for the local government has helped to deepen the democracy in our country. It has increased women's representation and voice in our democracy। तो क्या कहते, जो हमने थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट दिया है उसने डेमोक्रेसी को और गहराई तक लेकर गया है, क्योंकि विलेज लेवल से ही डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, क्लियर। तो डेमोक्रेसी जो है अब राइट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल पे एग्जिस्ट कर रही है। और किस तरीके से डेमोक्रेसी आ रही है? डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट कैरिंग एवरीबडी टुगेदर। तो वीकर सेक्शन को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, विमेन कैंडिडेट्स को रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, तो डेमोक्रेसी आ रही है ना। तो इस चीज का भी फायदा हुआ है कि विमेन कैंडिडेट्स का पार्टिसिपेशन जो है वो ग्राउंड लेवल से शुरू हो गया है। देन एट द सेम टाइम देयर आर मेनी डिफिकल्टीज, कुछ फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन भी होती है ना। तो while elections are held regularly, the enthusiastic gram sabha are not held regularly। कि इलेक्शंस तो रेगुलेट कर दिए क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दे दिया उसको, लेकिन ग्राम सभा को कौन खींच कर लाएगा कि आप भी चेक रखो कि पंचायत आपकी ठीक से काम कर रही है या नहीं कर रही है। Then most state government have not transferred significant powers to the local government, nor have they given adequate resources। We are thus still a long way from realizing the idea of the self government। Is it clear? तो लास्ट पॉइंट है वही बात कि बुक में जो लिखा होता है प्रैक्टिकली आपको देखने को वो नहीं मिलता, लेकिन हमें रियलिटी पे नहीं जाना। सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन है तो हम वही लिखेंगे जो हमें बुक सिखा रही है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो सुपीरियर लेवल की गवर्नमेंट है वो अपनी सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट को थोड़ा सा अंडर पावर रखती है। अब समझ में आ रहा है ना कि कॉन्स्टिट्यूशनली अरेंज करना क्यों जरूरी है इन पावर्स को, ताकि जो सुपीरियर गवर्नमेंट है वो सबॉर्डिनेट गवर्नमेंट को ओवर रूल ना करे। आई होप फेडरलिज्म समझ में आ गया है। कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हैं। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।